तो आज हम लोग फिर से वैसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं, जिसमें यह है इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स एंड the 4 points with position vectors 2 vector a plus 3 vector b minus vector c, vector a minus 2 vector b plus 3 vector c, 3 vector a plus 4 b vector minus 2 c vector and k vector a minus 6 b vector plus 6 c vector are coplanar, then find the value of k। देखिए, अगर 4 पॉइंट्स को प्लेनर होंगे, यहाँ 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, एक पॉइंट यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह, चौथा यहाँ है। तो अगर हम इन्हें डिनोट करें, इसे हम कहते हैं वेक्टर OA, 2A प्लस 3B माइनस C, इसे वेक्टर OB, वेक्टर A माइनस 2B प्लस 3C, इसे वेक्टर OC, 3A प्लस 4B माइनस 2C, इसे वेक्टर OD। तो हम यहां से लाइन सेगमेंट AB BC, यहां से हम वेक्टर ए बी फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं वेक्टर ए बी क्या होगा, OB माइनस OA। और क्या फाइंड कर सकते हैं, वेक्टर AC और वेक्टर AD। किसी एक पॉइंट मैंने A को लिया, उससे वेक्टर AB, वेक्टर AC और वेक्टर AD को फाइंड किया। उसके बाद अगर हम AC क्रॉस AD लेते हैं, वेक्टर AC क्रॉस वेक्टर AD, तो हम जानते हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उन वेक्टर को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो ये जो वेक्टर AB है, मान लीजिए कि AB AC और AD ये तीनों ही इस बोर्ड के प्लेन में है। तो अगर हम AC क्रॉस AD निकालेंगे, AC क्रॉस AD, तो AC क्रॉस AD परपेंडिकुलर टू द बोर्ड होगा और उसका हम वेक्टर AB के साथ डॉट प्रोडक्ट लें। वेक्टर AB प्लेन में है और उसके परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो cos थीटा आता है और वहां थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर वेक्टर और इस बोर्ड के वेक्टर के बीच का एंगल राइट एंगल होगा और cos 90 क्या होता है, 0। तो वहां से उसको हम एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं और फिर हमें वैल्यू k का मिल जाएगा। तो पहले हम वेक्टर AB निकालते हैं, वेक्टर AB हो जाएगा OB माइनस OA। तो 1 माइनस 2 माइनस A माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, 3 प्लस 1 4C। अब हमें वेक्टर AC चाहिए, तो OC माइनस OA, 3 माइनस 2 A, 4 माइनस 3 B माइनस 2 प्लस 1 माइनस C, AD K माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 6 प्लस 1 यहां पर हम लिख सकते हैं सिंस A B C and D, A B C and D are coplanar, therefore AB dot AC cross AD is equal to 0। इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, यहां फर्स्ट रो में
वेक्टर ए बी के स्केलर कंपोनेंट्स लिखे जाएंगे। सेकेंड रो में वेक्टर ए सी के स्केलर कंपोनेंट और थर्ड रो में वेक्टर ए डी के स्केलर कंपोनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें के में एक इक्वेशन मिलेगा, जिसे सॉल्व करेंगे तो हमें के का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम इसको थर्ड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। तो k माइनस 2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कवर, -5 इंटू -1 5, -5 इंटू 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। फिर -9, ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम हिडन। देन 1 -4 -3 +7, then third row and third column covered, then -1 + 5, -1 + 5. Now k minus 2, here we have, this is -9, so -27 plus 28, 28 minus 27, 1. From here we have -2, so -2 plus 1, -1. So we have k is equal to -1. Question number 2. A man is known to speak the truth 2 out of 3 times. If he throws a die and reports that it is 6, then find the probability that it is actually 5. तो यह क्वेश्चन बेस्ड है, और बोर्ड वगैरह में जब पूछता है तो पूछता है then find the probability that it is actually 6, पर यहां लिखा हुआ है find the probability that it is actually 5। तो हम पहले एक्चुअली 6 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, उसके बाद आगे। तो देखिए, दो इवेंट्स पॉसिबल है। एक इवेंट की वो ट्रू बोल रहा है और दूसरा इवेंट की वो फॉल्स बोल रहा है, राइट। तो यदि वो ट्रू बोल रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3। अच्छा, ये दोनों इवेंट ट्रू बोलना एंड फॉल्स बोलना कंप्लीमेंट्री इवेंट्स हुए, तो इन दोनों के प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा। तो फॉल्स बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 2/3, तो 1/3। अब इसके बाद जो सेकंड इवेंट होता है, वह एक डाई फेंकता है और रिपोर्ट करता है कि इट इज 6। तो यहां ये हो जाएगा टू रिपोर्ट दैट इट इज 6। अब यहां से दो स्थितियां हो सकती हैं। एक स्थिति यह हो सकती है कि उसने ट्रू बोला है तो ई हुआ है, और दूसरी स्थिति उसने फॉल्स बोला है देन ई इज हैपेंड। तो अगर ट्रू बोलेगा, अगर वो ट्रू बोलेगा एक्चुअली में 6 आया है, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, क्योंकि 6 आउटकम्स है 1 to 6, उसमें 6 एक सिंगल आउटकम है। तो अगर ट्रू बोलेगा तो 6 आएगा और उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। अगर वह फॉल्स बोलेगा तो 6 को छोड़ के बाकी कुछ भी होगा 1 to 5, वह 6 ही बोलेगा क्योंकि वो फॉल्स बोल रहा है। तो अगर वो फॉल्स बोलेगा
तब 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 उसको रिपोर्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/6। अब हमें बताना है, मैंने कहा कि हम फाइंड करना चाहते हैं उसने एक्चुअली 6 बताया, प्रोबेबिलिटी टू, देखिए इसमें एक इवेंट है जो उसने रिपोर्ट कर दिया, ये हो चुका है, तो उसने सही बताया, राइट, मतलब प्रोबेबिलिटी टू अकर actually 6, this will be equal to, by Bayes theorem, Pt into Pe by T, Pt into Pe by T divided by Pt into Pe by T, then Pf into Pf by Pe by F. Pt is 2 by 3, E by T is 1 by 6, 2 by 3 into 1 by 6, Pf is 1 by 3 and Pe by F is 5 by 6. So if we take LCM above, we have 18 there, and below also we have 18, so that will cancel, and we have 2 by 2 plus 5, 2 by 7. Now probability to occur not actually 6, probability to occur not actually 6, then it will be 1 minus probability to occur actually 6, that is 2 by 7, 5 by 7. So we have to occur not actually 6, so we have 5 outcomes, 1 to 5, right? Therefore probability to occur actually 6, this will be equal to, actually 5, to occur actually 5. Now we have 5 outcomes, if not actually 6, right? Then here there are 2 events. One event is to occur not actually 6, so its probability is 5 by 7. Then in that situation to occur actually 5, so in that situation we have 5 possibility. In that 5 possibility there is only one 5. In that possibility there is only one outcome 5, so to occur actually 5 is 1 by 5. Firstly this happened to occur not actually 6, then we have 5 possibility to occurrence, that is 1, 2, 3, 4, 5. In those to occur actually 5 means to occur 5, the probability to occur 5 in those 5 outcomes is 1 by 5. So its answer will be 1 by 7. Now next question is question number 3. If the probability function of the random variable x is defined by
px is equal to k is equal to a into k plus 1 by 2 to the power k for k is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5. Then find the probability that x takes a prime value. So let us draw a probability distribution table. X px, x is 0, 1, 2, 3, 4, 5. Now if we take x0, here x is equal to k, so k is equal to 0. So we have this value px k0, then 0 plus 1 1 by 2 to the power 0. So 2 to the power 0 is 1. So this is a. If we take k is equal to 1, then 1 plus 1 2 by 2 is a. We take k is equal to 2, then 2 plus 1 3 by 2 square 4. So 3a by 4. K is equal to 3 plus 1 4 by 2 cube 8, 4 by 8 a by 2. K is equal to 4 plus 1 5 by 2 to the power 4, 5 by 16. So 5a by 16. K is equal to 5. So 5 plus 1, 6 by 2 to the power 5, 32. 6 by 32. So 3 by 16. Now we have to find the probability that x takes a prime value. Right? So we have to find prime value. Prime value x can be 2, 3 and 5. So we have to add 3a by 4 plus a by 2 plus 3a by 16. Then we require the value of a. So firstly we find the value of a. We know that sigma px, sum of all probabilities for a random variable is 1. This implies that a plus a is 2a. 2a plus 3a by 4 plus a by 2 plus 5 plus 3 is 8. 8a by 16 is equal to 1. So we have a by 2 here. A by 2 plus a by 2. This is a and 2a. 3a. 3a plus 3a by 4. 12 plus 3a. 15a. 15a by 4 is equal to 1. This gives us a is equal to 4 by 15. Now we have to find x is equal to a prime value. So we have to add px is equal to 2 plus px is equal to 3 plus px is equal to 5. So x is equal to 2 is 3a by 4. This is a by 2. This is 3a by 16. So if you take LCM 4 to 16, then it is 16. Here you have 12a. Here you have 8a. Here you have 3a. So 12 plus 8, 20 plus 3, 23. 23 by 16a. Here the value of a is 4 by 15. So you have 23 by 60. Question number 4. A plane cuts coordinate axes x, y and z at points A, B and C such that the centroid of triangle ABC is 6, 6, 3. Then find the equation of the plane.
तो यह एक प्लेन से क्वेश्चन हो गया। इसमें हम प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करने वाले हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x by a plus y by b plus z by c is equal to 1, where a, b and c are x, y and z intercepts respectively। हम सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, इसका भी फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस x1 y1 z1 x2 y2 z2 and x3 y3 z3 is x1 plus x2 plus x3 by 3. This is x coordinate of centroid, and y coordinate is y1 plus y2 plus y3 by 3, and z coordinate is z1 plus z2 plus z3 by 3. So let us proceed. Plane cuts coordinate axes at points A, B and C such that centroid of triangle ABC. This is the centroid, and triangle has vertices at the coordinate axis. So let A is equal to A 0 0 because A lies on x axis. A lies on x axis and B lies on y axis, C lies on z axis. Therefore, the centroid implies that now centroid of this triangle with these vertices is a plus 0 by 3. So a by 3, b by 3, c by 3 is equal to 6 6 3. From here we can write a is equal to 18, b is equal to also 18 and c is equal to 9. C is equal to 9. Therefore, the equation of the plane which is x by a plus y by b plus z by c is equal to 1. This is the intercept form of the plane. Then we have x, now LCM is 18, so we have x plus y plus 2z by 18 is equal to 1. So this 18 can be transferred to RHS, and this is the equation of the plane. This is question number 5. Find the derivative of fx is equal to x to the power 10 inverse x with respect to gx is equal to sec inverse 1 by 2x square minus 1. So if we find f dash x, right, and g dash x, derivative of f and g with respect to x, then we have the derivative, then we can have the derivative of fx with respect to gx. We write f dash x by g dash x, that gives us the answer. So let us differentiate this one. How can it be possible? Here variable to the variable, right? If there is variable to the variable, then we take log. So log fx is equal to tan inverse x log x, right? We take log on both sides, then this power comes before and log of x remains. Then if we differentiate both sides with respect to x, then dc of log fx is 1 by fx f dash x is equal to, now here we take product rule, tan inverse x into log x. So dc of log x is 1 by x
then log x, and dc of tan inverse x is 1 by 1 plus x square. From here we have f dash x. F dash x is equal to, fx comes this side, then we write x to the power tan inverse x, and from here we can write tan inverse x by x plus log x by 1 plus x square. This is f dash x. Now let us find g dash x. Then gx can be written as, we know that sec inverse 1 by x. Sec inverse 1 by x is cos inverse x. So this can be written as cos inverse 2x square minus 1. Cos inverse 2x square minus 1. This becomes 2 cos inverse x. This becomes 2 cos inverse x. We know the formula that if we put x cos theta, then we have 2 cos square theta minus 1, right? Then we have cos 2 theta here, then cos inverse cos 2 theta is 2 theta. We have put x is equal to cos theta, then 2 theta is 2, theta is cos inverse x. Now g dash x, this implies that g dash x, dc of this one, 2 minus 2 by this is 2, and so minus dc of cos inverse x is minus 1 by square root of 1 minus x square. So this one, right? So our answer will be, therefore the required derivative is f dash x by g dash x. Here f dash x is this one, we have to divide this with this one, then we get minus 2 x to the power tan inverse x by square root of 1 minus x square. Here this one, tan inverse x by x plus log x by 1 plus x square. Log x by 1 plus x square. Now question number 6. If x is equal to 3 cos t and y is equal to 4 sin t, then find d2y by dx square at the point x naught y naught is equal to 3 by 2 root 2 root 2. अब देखिए ये पैरामेट्रिक फंक्शन हो गया, पर हमें सिर्फ d2y by dx स्क्वायर निकालना होता तो कोई बात और होती, तब हम dy by dt और dx by dt निकाल के dy by dt को dx by dt से डिवाइड करते, dy by dx आता, और फिर dy by dx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता, तो वो लिखा जाता dy by dx into dx by dt, राइट? जब हमें d2y by dx स्क्वायर फाइंड करना था तो वैसा करते, पर यहाँ d2y by dx स्क्वायर एट द पॉइंट, इस पॉइंट पे फाइंड करना है। मतलब हमारे डेरिवेटिव में, हमारे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x और y का होना जरूरी है, दिखना चाहिए, तब वहां वैल्यू पुट करेंगे। नहीं तो पहले वाले मेथड में हम ये देखते हैं कि d2y by dx स्क्वायर t के फॉर्म में आता है, तो फिर वहां पर दिक्कत हो जाती है। तो यह एक और उपाय हो सकता है, वैसे करके t का वैल्यू फाइंड कर लें। जैसे यहाँ t का वैल्यू क्या आएगा, अगर हम x की जगह ये रख दें 3 by 2 root 2, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और cos t is equal to 1 by root 2 आएगा, और यहाँ से t का वैल्यू 45 आ जाएगा। तो उस d2y by dx स्क्वायर में, राइट, अगर y की जगह भी 2 root 2 रख देखते हैं तो भी t का वैल्यू क्या आता है, ये 2 उधर जाएगा तो 1 by root 2 ही आता है, t का वैल्यू 45 ही आएगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। चलिए ठीक है, हम उसी पहले ही मेथड से चलते हैं, क्योंकि वो हमारे हैबिट में है, वो हम करते रहे हैं। तो
dy बाई डी एक्स निकालते हैं। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो 4 cos t और यहां हो जाएगा -3 sin t, तो -4/3 cot t आ गया। अब हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स अब dy बाई डी एक्स। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी बाई डी एक्स, राइट, चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स यहाँ dy बाई डी एक्स टी का फंक्शन है, सो dy बाई डी एक्स को हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर यहाँ इस dt के बदले यहाँ dt आ जाएगा और यह dx यहाँ आ जाएगा। तो d बाई डी टी मतलब dy बाई डी एक्स को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो -4/3 cot t का dc क्या होगा, cot t का dc होगा -cosec स्क्वायर t और dt बाई dx क्या आया, dt बाई dx इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 1 बाई -3 sin t, 1 बाई -3 sin t। तो यहां से क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस 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 ही रहेगा 4/9 और साइन टी है तो cos QT हो जाएगा, cosec QT, cosec QT हो जाएगा। अब हमें t का वैल्यू चाहिए, अब x0 है 3/2√2, x0 इज इक्वल टू 3/2√2, तो x0 यानी 3 cos t, यह है 3/2√2। हम y0 इज इक्वल टू 2√2 लेके भी प्रोसीड करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ √2 से √2 हो जाएगा, तो cos t आया 1/√2, तो t क्या आ गया 45 डिग्री। तो हमें बताना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट t इज इक्वल टू 45 डिग्री, एट t इज इक्वल टू 45 डिग्री क्या हो जाएगा, देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है दिस वन, -4/9 cos QT है, तो cosec QT है, तो cosec 45 डिग्री का वैल्यू क्या आता है √2, तो √2 का होल क्यूब, तो √2 का होल क्यूब क्या आ जाएगा, यहाँ 2√2 आएगा, 2√2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2√2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8√2/9, दिस विल बी योर आंसर।